इंडियन फैशन इंडस्ट्री एक क्राउडेड मार्केट है। ज़ारा, H&M, ज़ूडियो, पैंटालून्स जैसे बड़े प्लेयर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एक स्टार्टअप आया जो इन सबको चैलेंज कर रहा है। एक ब्रांड जो शार्क टैंक के एक एपिसोड के बाद सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया। स्निच क्लॉथिंग एक ऐसा नाम है जो फास्ट फैशन को एक नए लेवल पे ले गया और ये ब्रांड शार्क टैंक पे आने से पहले ही पर डे 2000 प्लस ऑर्डर्स हैंडल कर रहा था। ये ब्रांड 2019 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के 4 साल में ही ऑर्डर्स हैंडल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। स्निच एक ऐसा ब्रांड था जिसका सक्सेस रेशियो बहुत कम था, क्योंकि एक तो लोग क्लॉथिंग के लिए ऑफलाइन स्टोर्स प्रीफर करते हैं और एक नए D2C ब्रांड को बिना फिजिकल स्टोर के ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल टास्क था। ये एक फास्ट फैशन ब्रांड है, जिसका मतलब है हर महीने न्यू डिजाइन्स आते हैं, जिससे इन्हें ओवर स्टॉकिंग और वेस्टेज का रिस्क हाई होता है। और स्निच सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं बल्कि ये एक टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल का परफेक्ट एग्जांपल है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जब हर चीज ई-कॉमर्स और AI ड्रिवन हो रही है, स्निच ने भी डेटा ओरिएंटेड और इन्फ्लुएंसर पावर्ड स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे इनकी सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिले। पर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, कैसे ये छोटा सा स्टार्टअप 900 करोड़ का पावर हाउस बन गया। कैसे स्निच ने लेगेसी ब्रांड्स जैसे ज़ूडियो और पैंटालून्स को डिस्टर्ब करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे शार्क टैंक के सिर्फ एक एपिसोड ने इनकी जिंदगी बदल दी। हो सकता है आपने भी शार्क टैंक पर स्निच के बारे में सुना हो और शायद इसी क्यूरियोसिटी में आपने ये वीडियो क्लिक की हो। और शॉकिंगली अब स्निच का नेक्स्ट बिग मूव क्या है। ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है किसी भी स्टार्टअप के लिए जो मार्केट में नई तरीके से मार्केट डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2009 बेंगलुरु में, जब सिद्धार्थ इनके फादर के ज्वेलरी शॉप ज्वाइन कर लेते हैं। ये इनका फैमिली बिजनेस था, लेकिन सिद्धार्थ इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्हें शुरू से भी क्लॉथिंग में कुछ बड़ा करना था और तभी ये देखते हैं कि इनकी ज्वेलरी शॉप के लाइन में एक दूसरी शॉप वेकेट हो रही है और सिद्धार्थ इनके फादर को कन्विंस करते हैं कि इन्हें इस शॉप में क्लॉथिंग का कुछ बिजनेस रन करना है और इनके फादर भी बिना कुछ सोचे समझे इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर हब है और सिद्धार्थ ने भी बेंगलुरु में रहने का फायदा उठाया, कुछ फैक्ट्रीज के साथ डील कर ली और फैक्ट्री लिफ्टओवर फैब्रिक्स उनसे होलसेल में खरीद के रिटेल में अपनी दुकान पे बेचने लगे और इनका बिजनेस भी इंस्टेंट ग्रो होने लगा और ये देखते ही देखते 2 to 2.5 लाख रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। 2012 में स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब सिद्धार्थ के पास एक बल्क ऑर्डर आता है, जहां पर इस रिटेलर को 25 लाख रुपीस वर्थ फैब्रिक की जरूरत थी। सिद्धार्थ को कैसे भी ये डील क्रैक करना था, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इस डील को सिक्योर करे, तो इन्होंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से उधार लिया और कुछ लोन लेकर 25 लाख रुपीस जमा कर लिए और मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन तभी इस फैक्ट्री में ऑडिट चल रहा था, जिससे ये मैन्युफैक्चरर स्टॉक रिलीज करने में 30 to 35 डेज डिले करता है और जब स्टॉक इतने टाइम के बाद इनके पास पहुंच गया तो रिटेलर इनके टाइम के डिले की वजह से इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। अब सिद्धार्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। इनके पास 25 लाख वर्थ स्टॉक पड़ा हुआ था और इन्हें कैसे भी करके इसे बेचना था, जिसके बाद सिद्धार्थ कई और बायर्स को कांटेक्ट करने लगे, जिसमें ये एक मुंबई क्लाइंट से मिलते हैं जिनके मुंबई में ऑलरेडी 25 to 30 रिटेल क्लोथिंग स्टोर्स थे। इस क्लाइंट को सिद्धार्थ का फैब्रिक की क्वालिटी बहुत पसंद आई और उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि इस रॉ मटेरियल को कुछ सैंपल शेड्स में कन्वर्ट करके इसे दे और अगर ये शेड्स इनके स्टोर्स में बिकेंगे तो ये फर्दर डील करेंगे। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सिद्धार्थ को प्रोडक्शन में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। जिसके बाद सिद्धार्थ कई फैक्ट्रीज विजिट करने लगे और मशीनरीज को समझा, सिलविट्स कैसे बनते हैं, पैटर्न्स कैसे डिजाइन होते हैं, श्रिंकिंग कैसे चेक करते हैं, इन सारे इन डेप्थ डिटेल्स को समझा। इस 25 लाख वर्थ फैब्रिक में 20,000 शेड्स के पीसेस बन सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ को 200 to 300 सैंपल पीसेस बनवाना था। इन्होंने फाइनली ये सैंपल पीसेस बनवाए और मुंबई भेजा और शॉकिंगली विद इन ए वीक सारे बिक गए। जिसके बाद मुंबई क्लाइंट ने सिद्धार्थ को कांटेक्ट किया और कहा कि कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू शर्ट्स और इस डील में सिद्धार्थ ने 6.5 लाख रुपीस कमाए, जब पहले ये रॉ मटेरियल से इसका 1/3 अमाउंट कमा रहे थे। जिसके बाद ये प्रोडक्शन बिजनेस में एंटर करते हैं और अगले कई साल फैमिली लेड शॉपिंग मॉल्स को सप्लाई कर रहे थे। इस लिस्ट में वी मार्ट, डी मार्ट, JC ब्रदर्स, RS ब्रदर्स, बिग बाजार भी इंक्लूडेड था और ये 60 to 70 करोड़ का बिजनेस रन कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ को पहले से ही इनका एक खुद का एक ब्रांड बनाना था, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर बस ये B2B बिजनेस ही करते रहेंगे तो दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और इसी सोच से स्निच की शुरुआत करते हैं, जिसमें ये था तो B2B ब्रांड। लेकिन 2019 में कोविड-19 हिट करता है और सारे फिजिकल स्टोर्स क्लोज हो गए थे, तो बहुत कम बायर्स ही इनके पास से स्टॉक खरीद रहे थे और सिद्धार्थ को भी पता था कि अगर इन्हें कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करना है तो इन्हें खुद कंज्यूमर तक रीच करना पड़ेगा और इसी सोच से इनका वेबसाइट लॉन्च करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल थी और इन नो मैटर ऑफ टाइम इन्हें ऑनलाइन में भी बहुत सक्सेस मिला। लॉकडाउन के बाद इनके सेल्स और बढ़ने लगे। अभी भी स्निच बूटस्ट्रैप्ड ब्रांड था, जिसका मतलब है इस कंपनी का 100% इक्विटी ओनर सिद्धार्थ और इनकी फैमिली थी। इसमें कोई बाहर का VC या
इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं था। अब सिद्धार्थ को बिजनेस ग्रो करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी और तभी सिद्धार्थ की नजर शार्क टैंक पे पड़ती है। शार्क टैंक पे जाने के दो बड़े रीजन थे। एक रीजन तो फंडिंग था, लेकिन दूसरा रीजन जान के आप भी शॉक हो जाएंगे, जो हम आगे बात करेंगे। और 2023 में सिद्धार्थ शार्क टैंक में स्नीच की 300 करोड़ की वैल्यूएशन बताकर शार्क से 0.5% इक्विटी फॉर 1.5 करोड़ की डिमांड करते हैं, क्योंकि स्नीच डेली बेसिस पे 2000 ऑर्डर्स तक हैंडल कर रहा था और इनके 5 लाख प्लस ऐप डाउनलोड्स थे, जिसमें 50,000 प्लस एक्टिव यूजर्स थे और इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 1700 रुपीज तक का था। ये सारे फिगर्स शार्क टैंक के पहले के हैं। शार्क टैंक भी स्नीच का सेल्स, फ्यूचर प्लान्स और सिद्धार्थ के कॉन्फिडेंस से बहुत खुश हो जाते हैं और अनुपम, विनीता, पीयूष, अमन, नमिता ने मिलकर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की और इन पांचों ने 1.5 करोड़ में स्नीच का 1.5% इक्विटी शेयर खरीद लिया। अब बात करते हैं कि शार्क टैंक में आने का सेकंड रीजन क्या था। ये रीजन है फ्री मार्केटिंग। शार्क टैंक पे आने से पहले स्नीच के मंथली सेल्स 9 करोड़ के आसपास होते थे और इसका फिस्कल ईयर 21-22 का एनुअल रेवेन्यू 44 करोड़ का था। लेकिन ये शार्क टैंक पे अपीयर होने के बाद इनके मंथली सेल्स में 30% बूस्ट देखने को मिला। इनके 9.3 करोड़ का नंबर 11 करोड़ हो गया और फिस्कल ईयर 22-23 में स्नीच का एनुअल रेवेन्यू 120 करोड़ का था। फ्रेंड्स, शार्क टैंक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्नीच की वीडियो ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। इसका मतलब है स्नीच ने बिना 1 रुपये खर्च करे 1 मिलियन लोगों तक अपनी ब्रांड अवेयरनेस पहुंचाई। एक ऑर्गेनिक हाई इंपैक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की। अगर यही रीच यूट्यूब एड्स के थ्रू लेनी होती तो इन्हें लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करने पड़ते, और ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात हो रही है। सोनी लिव ऐप और सोनी एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर भी इस एपिसोड को कम से कम 500 मिलियन व्यूज मिले होंगे। तो ओवरऑल स्नीच का ब्रांड फ्री में 1.5 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। ये एक अर्न्ड मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर शार्क्स ने इस डील को रिजेक्ट भी कर दी होती तो तब भी स्नीच का 0 लॉस होता, क्योंकि इन्हें तो फ्री में मार्केटिंग हो चुकी थी और देखते देखते इनका रेवेन्यू 21 के एंड तक 11 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये नंबर 44 करोड़ चला गया और उसके नेक्स्ट ईयर 110 करोड़ का नंबर टच किया। अब देख सकते हो कि स्नीच क्या लेवल पे ग्रो हो रहा था। स्नीच ने ये 3 स्ट्रेटेजीज फॉलो किए जिससे ये ज़ूडियो, पैंटालून्स और H&M जैसे बड़े ब्रांड से कम्पीट कर सके। 1. अल्ट्रा फैशन मॉडल, जहां H&M, पैंटालून्स और ज़ूडियो जैसे बड़े फैशन ब्रांड्स सीजनल कलेक्शंस लॉन्च करते थे, वही स्नीच हर महीने हंड्रेड्स ऑफ न्यू स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करता था। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक टेक ड्रिवन रेवोल्यूशन है। स्नीच का AI इंटीग्रेटेड फैशन इंटेलिजेंस सिस्टम ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स को रियल टाइम में एनालाइज करता है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है, जो वर्ल्ड ओवरऑल चल रहे ट्रेंडिंग डिजाइन्स को आइडेंटिफाई करता है। ये ट्रेंड्स ट्रेडिशनल ब्रांड्स जैसे पैंटालून्स तक पहुंचने में महीने लगते हैं, जबकि स्नीच उनको सिर्फ कुछ हफ्तों में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देता है। स्नीच का ड्रॉप कल्चर एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। लिमिटेड एडिशन ट्रेंडी आउटफिट्स लॉन्च करके ये फोमो क्रिएट कर रहा है। फोमो जिसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे कस्टमर्स बिना कुछ सोचे समझे आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले खरीद लेते हैं। AI पावर ट्रेंड स्पॉटिंग से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डीप लर्निंग मॉडल्स की मदद से स्नीच फैशन ट्रेंड्स को वीक में आइडेंटिफाई कर लेता है और उन्हें अपनी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर लेता है। स्नीच का हाइपर एजाइल सप्लाई चेन मॉडल ट्रेडिशनल रिटेल प्लेयर्स की स्लो मूविंग इन्वेंटरी मॉडल से दूर है। ये रियल टाइम डिमांड डेटा पे काम करता है, जिससे ओवरस्टॉकिंग और वेस्टेज का बहुत कम चांस होता है। ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग से स्नीच के पास टेक ड्रिवन प्रोडक्शन पाइपलाइंस है, जो बल्क में नहीं डिमांड बेस्ड स्मॉल बैच प्रोडक्शन करते हैं, जिससे इन्वेंटरी मैनेजमेंट एफिशिएंट होती है और अनसोल्ड स्टॉक का लॉस ऑलमोस्ट कम होता है। 2. डिजिटल फर्स्ट डिसरप्शन, जहां ज़ूडियो, पैंटालून्स और H&M जैसे बड़े ब्रांड्स अपने ऑफलाइन स्टोर्स और मॉल्स पे हेवीली डिपेंड करते हैं, वहीं स्नीच ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। स्नीच एक 100% डिजिटल फर्स्ट D2C ब्रांड था, जिसमें ना तो कोई थर्ड पार्टी रिटेलर की जरूरत थी और ना किसी एक्सपेंसिव फिजिकल स्टोर का रेंट देना पड़ता था। स्नीच का पूरा बिजनेस मॉडल टेक ड्रिवन सप्लाई चेन और AI पावर्ड मार्केटिंग पे बेस्ड है। कस्टमर बस अपने फोन पे स्नीच की वेबसाइट या ऐप से ऑर्डर प्लेस करेंगे और प्रोडक्ट डायरेक्टली वेयरहाउस से कस्टमर के घर पहुंच जाएगा। नो मिडिल मैन, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। स्नीच ने अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये अपने राइट ऑडियंस तक बिना ज्यादा एड पे स्पेंड किए ये कंज्यूमर्स तक रीच कर रहे थे, जिसमें ये इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले रहे थे। आपने भी किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर को स्नीच का प्रमोशन करते हुए देखा ही होगा। स्नीच ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के थ्रू हाइपर टारगेटेड एड्स रन किए, जो प्रीसियस ऑडियंस टारगेट की वजह से ज्यादा कन्वर्जन लाए। गूगल एड्स और AI पावर्ड ऑडियंस सेगमेंटेशन की मदद से स्नीच ने अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC को ऑप्टिमाइज किया और हायर ROAS अचीव किया। ROAS जिसे रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहा जाता है। और यही नहीं, AI बेस्ड एल्गोरिथम स्नीच की वेबसाइट पे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देते हैं, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी सीमलेस हो जाता है। जब स्नीच के कॉम्पिटिटर्स टीवी एड्स और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अटके हुए थे, तब स्नीच ने फुल स्टैक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके लीन बिजनेस मॉडल डेवलप किया।
3. प्रीमियम स्ट्रीटवेयर एट अफोर्डेबल प्राइस। स्निच अपने आप को फास्ट फैशन और प्रीमियम स्ट्रीटवेयर के बीच में पोजीशन करता है क्योंकि H&M स्टाइलिश है लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। ज़ूडियो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है लेकिन इसमें लैक ऑफ यूनिकनेस है। आपने आज ज़ूडियो की एक टी शर्ट पहन के निकल गए, आपको रास्ते में कोई और बंदा सेम टी शर्ट पे देखने को मिलेगा और पैंटालून्स बहुत ज्यादा जेनरिक है और इस बीच गैप को स्निच फिल कर रहा है। हाई स्ट्रीट फैशन डिजाइन एट अफोर्डेबल रेंज, लोअर देन H&M, मोर प्रीमियम देन ज़ूडियो। और अपनी ऑनलाइन सक्सेस के बाद अब स्निच स्ट्रेटेजिकली अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है ताकि ये अपने कस्टमर बेस को और डाइवर्सिफाई कर सके। जहां ज़ूडियो और पैंटालून जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऑफलाइन रिटेल मार्केट डोमिनेट कर रखा था, वही स्निच अपना डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ मेजर सिटीज में केयरफुली सिलेक्टेड लोकेशंस पर फ्लैगशिप स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इन फ्लैगशिप स्टोर्स का पर्पस सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि एक प्रीमियम टच एंड फील एक्सपीरियंस देना है जिससे कस्टमर्स प्रोडक्ट क्वालिटी को फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकेंगे, जो ऑनलाइन मॉडल में मिसिंग था। ये ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी स्निच को लेगेसी ब्रांड्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है, जहां ऑनलाइन का डिजिटल रीच और ऑफलाइन का इन स्टोर एंगेजमेंट दोनों कंबाइन होकर स्निच को एक हाइब्रिड पावर हाउस बना रहा है। स्निच की मेटियोरिक राइज ने पूरे फैशन इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल प्लेयर्स को शेक कर दिया। इसके D2C मॉडल, AI पावर्ड सप्लाई चेन, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज और बोल्ड विजन ने प्रूफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से इंडिया जैसे सैचुरेटेड मार्केट्स में भी डिसरप्शन पॉसिबल है। और इसी स्टेप्स को यूज करके आज सिद्धार्थ ने 900 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये केस स्टडी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि एक रोड मैप है उन सबके लिए जो टेक, डेटा और एजाइलिटी के थ्रू अपनी इंडस्ट्री रीडिफाइन करना चाहते हैं। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।